9 जनवरी 1965 दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। सिक्किम और तिब्बत की सीमा पर नाथुला दर्रा बर्फ से ढका हुआ था। उस वक्त वहां सन्नाटा नहीं था, बल्कि गोलियों की गड़गड़ाहट और ठंडी हवाओं का शोर था। लेकिन इस शोर के बीच एक ऐसी चीज हुई जो मिलिट्री लॉजिक के हिसाब से नामुमकिन थी। एक शख्स जो भारतीय सेना की वर्दी में था, रेंगते हुए सीमा पार कर चीन की तरफ जा रहा था। वहां तैनात चीनी सैनिकों ने उसे देखा, बंदूकें तानी, लेकिन उसने हाथ ऊपर कर दिए। उसने चिल्लाकर कुछ ऐसा कहा कि चीनी कमांडरों के माथे पर बल पड़ गए। उसने कहा कि वो भारत से नफरत करता है और उनके लिए जासूसी करना चाहता है। यहीं से शुरू होता है भारतीय जासूसी इतिहास का वो पन्ना जिसे आज भी फाइलों में दबा कर रखा गया है। ये कहानी है उस जासूस की जिसने न सिर्फ दुश्मन की वर्दी पहनी, बल्कि 5 साल तक उनके बीच रहकर उनकी सांसों का हिसाब रखा। अब ये बात समझो कि एक आम इंसान के लिए किसी दूसरे देश की सेना में घुसना मुमकिन नहीं है, और वो भी चीन जैसी क्लोज्ड सोसाइटी में। लेकिन रविंद्र कौशिक या अजीत डोभाल से भी पहले कुछ ऐसे गुमनाम चेहरे थे जिन्होंने उस दौर में ये जोखिम उठाया जब तकनीक नाम की कोई चीज नहीं थी। हमारे इस एजेंट का नाम सुरक्षा कारणों से हम रवि मान लेते हैं, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड्स में इनके असली नाम अक्सर बदल दिए जाते हैं। रवि की ट्रेनिंग दिल्ली के एक खुफिया सेफ हाउस में हुई थी। उसे मंदारिन भाषा सिखाई गई, उसे चीनी तौर तरीके सिखाए गए, और सबसे जरूरी बात, उसे अपनी पहचान भूलने को कहा गया। उसे बताया गया था कि अगर पकड़े गए तो भारत सरकार तुम्हें पहचानने से साफ इनकार कर देगी, तुम वहां अकेले होगे। चीन के उस कैंप में रवि का स्वागत फूल मालाओं से नहीं, बल्कि हफ्तों की प्रताड़ना से हुआ। चीनी इंटेलिजेंस को शक था। वो उसे एक अंधेरे कमरे में रखते, घंटों भूखा रखते और अचानक आधी रात को उठाकर वही सवाल पूछते, तुम कौन हो, सच बताओ। रवि को अपनी झूठी कहानी पर इतना यकीन था कि मार खाते हुए भी उसके मुंह से सिर्फ वही शब्द निकले जो उसे रटाए गए थे। उसने दावा किया कि वो भारतीय सेना का एक भगोड़ा है जिसे प्रताड़ित किया गया था। धीरे धीरे उसकी जिद ने चीनियों का भरोसा जीतना शुरू किया। उसे पीएलए की एक लॉजिस्टिक्स यूनिट में हेल्पर के तौर पर रखा गया। ये पार्ट मुझे आज भी परेशान करता है कि कोई इंसान 5 साल तक हर पल मौत के साए में कैसे रह सकता है। रवि वहां सैनिकों के जूते पॉलिश करता, उनके लिए चाय बनाता और उनके मेस में सफाई करता, लेकिन उसकी आंखें और कान हमेशा खुले रहते थे। वो देखता था कि कौन सा ट्रक कितनी बार सीमा की तरफ जा रहा है, उनमें किस तरह के हथियार हैं और चीनी ऑफिसर आपस में क्या बात कर रहे हैं। एक बार की बात है, रवि एक सीनियर कर्नल के कमरे की सफाई कर रहा था। कर्नल बाहर किसी फोन कॉल में व्यस्त था। रवि ने देखा कि मेज पर एक लाल रंग की फाइल पड़ी है। उस पर टॉप सीक्रेट के चीनी शब्द लिखे थे। उसके हाथ कांप रहे थे। बाहर कर्नल की आवाज तेज हो रही थी। रवि ने जल्दी से फाइल खोली, लेकिन तभी दरवाजे की कुंडी घूमी। उसने बिजली की फुर्ती से फाइल बंद की और फर्श पहुंचने लगा। कर्नल अंदर आया, उसे घूर कर देखा और फिर फाइल उठाकर अपनी दराज में लॉक कर दी। रवि की जान बच गई, लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसे क्या ढूंढना है। सर्दियों का मौसम था। तापमान -20 डिग्री तक गिर चुका था। रवि को अब तक चीनी सैनिकों का थोड़ा बहुत भरोसा मिल चुका था। वो उन्हें अपनी दुख भरी कहानियां सुनाता और बदले में वे उसे सिगरेट या फालतू बचा हुआ खाना दे देते। एक रात एक चीनी सार्जेंट ने शराब के नशे में रवि से कहा, तुम भारतीय बहुत कमजोर हो, हम जल्द ही तुम्हें ऐसा सरप्राइज देंगे कि तुम संभल नहीं पाओगे। रवि ने बहुत मासूमियत से पूछा, साहब हम तो भाग आए, पर सुना है बॉर्डर पर बहुत पहरा है। सार्जेंट हंसा और उसने नक्शे की तरफ इशारा करते हुए एक ऐसी जगह का नाम लिया जिसका जिक्र भारतीय इंटेलिजेंस के पास कहीं नहीं था। वो एक गुप्त सुरंग थी जो सीधे भारतीय सीमा के अंदर एक रणनीतिक पोस्ट के नीचे खुलती थी। ये जानकारी सोने से भी ज्यादा कीमती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि रवि ये खबर दिल्ली तक पहुंचाए कैसे। वहां न कोई सैटेलाइट फोन था, न इंटरनेट। उसे एक डेड ड्रॉप का इस्तेमाल करना था, एक ऐसा पत्थर या पेड़ जिसके नीचे वो संदेश छोड़ सके और कोई दूसरा उसे उठा ले। लेकिन वो जगह कैंप से 5 किलोमीटर दूर थी और रात में वहां जाना मतलब सीधा शूट आउट। रवि ने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। उसने एक छोटी सी चिट्ठी लिखी, उसे एक लोहे के पाइप में डाला और अपनी जांघ पर पट्टी बांधकर उसे छिपा लिया। अगले दिन उसने बहाना बनाया कि उसे लकड़ियां इकट्ठा करने जाना है। गार्ड ने उसे जाने दिया। रवि बर्फ में धंसते हुए उस तय जगह की तरफ बढ़ा। उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर आहट पर वो ठिठक जाता। आखिरकार वो उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा जिसके खोखले तने में उसे वो पाइप डालना था। उसने चारों तरफ देखा, सन्नाटा था। उसने पाइप तने के अंदर डाला और मुड़कर वापस चलने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे से एक भारी आवाज आई, रुको।
वहां क्या कर रहे थे? रवि का दिल बैठ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कैंप का सबसे खूंखार कमांडर अपनी राइफल लिए खड़ा था। कमांडर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसे सब पता चल गया हो। वो धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ा। रवि के पास कोई हथियार नहीं था, सिर्फ उसकी हिम्मत थी। कमांडर ने रवि की जांघ की तरफ देखा जहां पट्टी बंधी थी और वहां से हल्का सा खून रिस रहा था। रवि ने कहा कि वो गिर गया था और उसे चोट लग गई है। कमांडर ने अपनी राइफल की नोक रवि की चोट पर रखी और उसे जोर से दबाया। दर्द के मारे रवि की चीख निकल गई, लेकिन उसने अपना कवर नहीं छोड़ा। कमांडर ने उसे घसीटते हुए वापस कैंप ले जाने का आदेश दिया। वहां पहुंचते ही रवि को एक काल कोठरी में डाल दिया गया। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया है। उसे यकीन था कि उसकी चिट्ठी पकड़ी जाएगी या किसी ने उसे संदेश छोड़ते देख लिया है। 3 दिन तक उसे पानी की एक बूंद नहीं दी गई। चौथे दिन दरवाजा खुला और वही कमांडर अंदर आया। उसके हाथ में वही लोहे का पाइप था जो रवि ने पेड़ के तने में छिपाया था। कमांडर ने पाइप को मेज पर पटका और रवि की आंखों में देखते हुए मंदारिन में कहा, हमें पता था तुम कोई मामूली भगोड़े नहीं हो। अब बताओ, ये संदेश किसके लिए था? रवि चुप रहा। कमांडर ने पाइप खोला और उसके अंदर से कागज निकाला। रवि को लगा कि अब मौत तय है, लेकिन जैसे ही कमांडर ने वो कागज पढ़ा, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। उसने कागज को नीचे रखा और रवि की तरफ एक ऐसा सवाल उछाला जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। जो उस कागज पर लिखा था वो नहीं था जो रवि ने लिखा था। कमांडर ने वो कागज रवि की आंखों के सामने लहराया। रवि की सांसें अटक गई थीं। उसे याद था कि उसने क्या लिखा था। भारतीय सीमा के पास उस गुप्त सुरंग की लोकेशन और चीनी सेना की मूवमेंट की डिटेल्स। लेकिन कमांडर के हाथ में जो कागज था उस पर कुछ और ही बना था। उस पर एक कच्चा सा नक्शा था, लेकिन वो मिलिट्री मैप नहीं था। वो उस इलाके के एक स्थानीय कबीले के छिपे हुए अनाज के भंडार का रास्ता था। रवि को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। क्या उसने गलत पाइप उठा लिया था या किसी ने उसे बचाने के लिए संदेश बदल दिया था? तभी उसे याद आया, ट्रेनिंग के दौरान उसे सिखाया गया था इनविजिबल इंक यानी अदृश्य स्याही का इस्तेमाल। उसने उस कागज पर ऊपर से वो अनाज वाला नक्शा बनाया था, लेकिन असली संदेश उसके नीचे छिपा था, जो सिर्फ एक खास केमिकल या गर्मी से उभर सकता था। कमांडर को लगा कि रवि सिर्फ एक चोर है जो सेना का राशन चुराकर कबीले वालों को बेचने की कोशिश कर रहा था। कमांडर ने उसे जोर से लात मारी और चिल्लाया, तुम जैसे छोटे चोर की वजह से मुझे लगा कि कोई बड़ा जासूस हाथ लगा है। रवि को उस दिन मौत के मुंह से जीवन दान मिला, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। उसे समझ आ गया था कि चीनी अब उसे और भी करीब से वॉच करेंगे। अब अगले 2 साल रवि के लिए किसी नर्क से कम नहीं थे। उसे सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया गया था, जिसका मतलब था कि उसे सबसे कठिन काम दिए जाते। उसे बर्फीली नदियों से पानी भरकर लाना पड़ता, भारी पत्थर ढोने पड़ते। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं, लेकिन रवि की जगह अगर कोई और होता तो शायद टूट जाता, लेकिन वो डटा रहा। उसने धीरे धीरे फिर से उनका भरोसा जीतना शुरू किया। 1967 का साल आया। ये वो साल था जब नाथुला और चोला में भारत और चीन के बीच भारी झड़प हुई थी। रवि उस वक्त सीमा से महज कुछ किलोमीटर पीछे एक फॉरवर्ड बेस पर तैनात था। उसने देखा कि चीन अपनी पूरी आर्टिलरी यानी तोपखाने को आगे की तरफ मूव कर रहा है। उसे पता था कि अगर ये तोपें सही जगह तैनात हो गईं तो भारतीय सेना को भारी नुकसान होगा। उस रात रवि ने एक ऐसा फैसला लिया जो किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। उसने कैंप के रेडियो रूम में घुसने का प्लान बनाया। वहां एक बड़ा वायरलेस सेट था जिससे बीजिंग तक बात होती थी। रात के 2 बज रहे थे। संतरी अपनी पोस्ट पर ऊँग रहा था। रवि रेंगते हुए रेडियो रूम की खिड़की तक पहुंचा। अंदर एक ऑपरेटर सो रहा था। रवि ने बहुत शांति से खिड़की खोली और अंदर दाखिल हुआ। वहां बिजली के तारों का जाल बिछा था। उसे पता था कि वो मैसेज नहीं भेज सकता क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ट्रैक हो जाएगी, लेकिन वो दुश्मन के कम्युनिकेशन को पंगु जरूर कर सकता था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा तार काटने वाला औजार निकाला। जैसे ही उसने मेन केबल की तरफ हाथ बढ़ाया, ऑपरेटर की नींद खुल गई। ऑपरेटर ने रवि को देखा और चिल्लाने ही वाला था कि रवि ने पास रखा एक भारी पीतल का शोपीस उसके सिर पर दे मारा। ऑपरेटर बेहोश होकर गिर पड़ा। रवि के हाथ कांप रहे थे। ये उसका पहला सीधा हमला था। उसने जल्दी से केबल्स को काटा और उन्हें इस तरह उलझा दिया कि शॉर्ट सर्किट हो जाए। अगले ही पल पूरे बेस की लाइट चली गई और रेडियो सेट से धुआं निकलने लगा। अफरा तफरी मच गई। अंधेरे का फायदा उठाकर रवि वहां से निकला और वापस अपने बैरक में लेट गया। अगले दिन चीनियों को लगा कि ये बिजली की खराबी थी, लेकिन उस क्रिटिकल समय में उनका संपर्क अपने हेडक्वार्टर से टूट गया। इसी का फायदा उठाकर भारतीय सेना ने नाथुला में चीनी पोजीशन पर भारी गोलाबारी की और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। रवि को पता था कि उसने अपना काम कर दिया है, लेकिन अब उसका वहां रुकना नामुमकिन होता जा रहा था। 1970 की शुरुआत तक रवि की सेहत गिरने लगी थी। बर्फीली हवाओं और कम खाने की वजह से उसे फेफड़ों की बीमारी हो गई थी।
दिल्ली में उसके हैंडलर्स को मैसेज मिल चुका था कि रवि को अब बाहर निकालना होगा, लेकिन कैसे? चीन के अंदर से किसी को निकालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना जाता है। प्लान बनाया गया कि उसे सीमा के पास एक गश्ती दल के साथ भेजा जाएगा और वहीं से वो गायब हो जाएगा। वो दिन था 14 मार्च 1970। रवि को एक 5 सदस्यीय टीम के साथ सीमा के करीब भेजा गया। कोहरा इतना घना था कि 2 हाथ दूर का भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। रवि सबसे पीछे चल रहा था। एक मोड़ पर जब बाकी सैनिक आगे निकल गए, रवि एक गहरी खाई की तरफ कूद गया। उसे पता था कि नीचे बर्फ है जो उसकी गिरावट को झेल लेगी, लेकिन पत्थर भी हो सकते थे। वो गिरा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक गुफा में था। उसके सामने 2 लोग बैठे थे जो पहाड़ी लिबास में थे, लेकिन उनके पास जो हथियार थे वो भारतीय सेना के थे। वो रॉ की एक्सट्रैक्शन टीम थी। रवि की हालत बहुत खराब थी। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उसे तेज बुखार था। उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर रात के अंधेरे में गुप्त रास्तों से भारतीय सीमा के अंदर लाया गया। 5 साल एक ऐसी वर्दी में रहना जिससे आप नफरत करते हैं, एक ऐसी भाषा बोलना जो आपकी अपनी नहीं है, और हर सुबह इस डर के साथ जागना कि आज शायद आखिरी दिन हो। रवि जब दिल्ली पहुंचा तो उसे एक सेफ हाउस में रखा गया। महीनों तक उसका इलाज चला। उसे कई मेडल दिए गए, लेकिन गुपचुप तरीके से। दुनिया के लिए वो कभी मौजूद नहीं था। अक्सर लोग पूछते हैं कि उन जासूसों का क्या होता है जो वापस आ जाते हैं। सच कहूं तो उनकी जिंदगी कभी सामान्य नहीं हो पाती। रवि ने अपना बाकी जीवन एक गुमनाम नाम के साथ भारत के एक छोटे से शहर में बिताया। वो अपने पड़ोसियों के लिए बस एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी था जिसे पहाड़ों की कहानियों से बहुत लगाव था। किसी को नहीं पता था कि जिस आजादी की हवा में वो सांस ले रहे हैं, उसके लिए इस शख्स ने चीन की काल कोठरियों में अपनी जवानी के 5 सबसे कीमती साल कुर्बान कर दिए थे। आज भी जब हम सीमा पर तनाव की खबरें सुनते हैं तो याद रखना चाहिए कि वहां सिर्फ बंदूकें नहीं लड़ रही होती। वहां कुछ ऐसे रवि भी होते हैं जो बिना किसी शोर के दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर हमारे लिए सच ढूंढ कर लाते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा जानते हैं क्या है? रिटायरमेंट के बाद एक इंटरव्यू में, जिसका रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं है, रवि ने कहा था कि उसे आज भी सपने में वही चीनी कमांडर दिखता है और वो नींद में मंदारिन भाषा में बड़बड़ाने लगता है। उसकी आत्मा का एक हिस्सा शायद आज भी उसी बर्फीले कैंप में कैद है। वो जासूस जो सरहद पार करते हैं वो कभी पूरी तरह वापस नहीं लौट पाते। उनका एक हिस्सा हमेशा वहीं रह जाता है, उस मिट्टी में जिसे वो अपना कह नहीं सकते, लेकिन जिसके हर जर्रे को वो पहचानते हैं।